करें सवाल। देखो पहला सवाल, देखो पहले सवाल में क्या लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एग्जैक्ट मान देखना कहाँ कहाँ है, ये तो नहीं है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे को 1100 मतों से हरा दिया, तो इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? बस एक जगह तुम्हें एग्जैक्ट मान मिला 1100 मत। ये जो एग्जैक्ट मान तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका यूज केवल इतना होता है कि तुलना करवाने के काम में आता है। इसका प्रयोग केवल इतना है कि तुलना करवाने के काम में आएगा, तुलना करवाने के काम में आना है इसको, और इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो इसको निकाल के अलग रख दो, बाकी का सवाल सॉल्व कर लो। इसको अभी 100 मानोगे तो जोड़ना नहीं, ना घटाना, कुछ नहीं करना। बाद में कह देना हमें इतने, इनके इतने। क्या है ये 1100 क्या है? दूसरे उम्मीदवार को 1100 से हराया, मतलब जीतने और हारने के बीच का अंतर 1100 है। जीतने और हारने के बीच का अंतर 1100 है, तो हम अपना निकाले ले रहे हैं कि हमारा अंतर कितने का है। फिर हम कहेंगे हमारा इतने का अंतर, इनका इतने का। तो सवाल कैसे करें? देखो वो कह रहा है कि इस चुनाव में 8% मतदाता ने मत नहीं दिए, तो माना कि कुल मत 100 हैं, ऐसा हम मान के चल रहा है कि कुल जो वोटिंग है वो 100 की है। अब जब 8% वोट डालने गए नहीं है, तो गए कितने हैं? 92। तो डाले गए वोट कितने हैं? डाले गए वोट हो जाएंगे 92। क्या तुम्हें 92 समझ में आ रहा? अब 92 में से वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%। ये जो 48% लिखा है, जब जब तुम्हें प्रतिशत दिखे तो उससे पूछा करो तुम किसके हो। तो पीछे की लाइन में लिखा रहता है, उसमें लिखा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, ये 48% जो निकालना है वो 92 का निकालना, डाले गए कि कुल के? कुल के। तो जब जब तुम्हें परसेंट दिखे तुम्हें ये देखना है कि ये किसका है, कुल का है या डाले गए का है या वैध मतों का है, किसका है। तो इसमें साफ साफ कह रहा कि कुल मतों का। तो कुल मतों का जब तुम करोगे इसका कितने परसेंट करना है? 48। तो 48% जब तुम इसका करोगे तो 48 ही आ जाएगा। और ये 48 वोट किसको मिले? जीतने वाले को, यानी विनर को मिले हैं, विनर डब्लू, विनर को मिले 48 वोट। तो लूजर को कितने मिले? जो हार गया है 92 में से 48 हटा दो। क्यों? 92 वोट डले ना, हमें 100 से मतलब ही नहीं है। 100 वोटिंग थी, 100 की वोटिंग थी, लेकिन वोट डालने तो 92 गए ना, और जीतने वाले को 48 मिल गए। जे मत सोचना कि 48 100 में गए तो हारने वाले को 52 मिले, फिर वो हारा कैसे? डाले गए वोट हैं 92 में से 48 जीतने वाले को, तो 92 में 48 गए तो कितने बचे? 44। यानी हारने वाले को 44। कितने वोटों का अंतर आया है? 4। हम कहेंगे 4 वोटों का अंतर आ रहा। जी कह रहे कितने का आ रहा? इनका 1100 का आ रहा। हम कहेंगे 4 वोटों का अंतर आ रहा, जी कह रहे 1100 का, तो हम कहेंगे हमें 4 इनके 1100 के बराबर है। अगर 4 1100 के बराबर है तो 1 1100 बटे 4 के बराबर है, और हमें कुल वोट चाहिए तो 100 कितने के बराबर है? तो गुणा 100 कर देंगे। या फिर तुम ऐसे लिखो कि 4 1100 के बराबर है, कुल वोट निकालना है इस चुनाव में, कुल वोटिंग कितने की है, तो 100 कितने के बराबर है? क्वेश्चन मार्क, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 1100 इंटू 100 बटे में 4, और 4 से काटोगे ये 25 बार, तो 25 एकम 25, और 25 एकम 25 2 27। 27,500 की वोटिंग है। 27,500 की वोटिंग है। अगले सवाल में क्या लिखा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाता ने मत का प्रयोग नहीं किया, तथा कुल डाले गए मतों के 90% मत अवैध घोषित हो गए। जी 10% काहे के? कुल मतों के डाले गए मतों के? डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए। अवैध माने माने नहीं जाएंगे, अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54%। ये 54% किसका है? वैध का है, कुल का है, डाले गए का है? वैध मतों का है। तो याद रखना किसका कौन है, जी ध्यान रखना, परसेंट में देख लिया करो ये किसका है, पता चले वो है किसी और का, तुम दे किसी और को रहे। जिसका है उसी को दो। वो कह रहा हम वैध मतों के, हम वैध मतों के, तुम कह रहे नहीं तुम कुल मतों के। ऐसा थोड़ी होता। यहाँ पे पिछले सवाल में वो तुम क्या कर रहे होगे, वो कह रहा हम कुल मतों के, तुम कह रहे होगे नहीं तुम डाले गए मतों के। ऐसा थोड़ी होता। वो कह रहा हम कुल मतों के, तो तुम डाले गए मतों के क्यों कर रहे हो उसको। हाँ चलो देखो
सवाल देखना, हमने माना कुल वोटिंग 100 की है, ऐसा हम मान के चल रहा है। कुल वोटिंग हमने माना कि कुल वोटिंग है 100 की, कुल वोटिंग है 100 की, और 100 में से हिसाब देखना 10% मतदाता ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90 तो किया है ना, तो डले कितने हैं, डले वोट हो जाएंगे 90। क्या ये बात समझ में आई? अब 90 के बाद आगे चलो कि क्या लिखा है, कुल डाले गए मतों के 10% अवैध हो गए, यानी ये 10% किसके, कुल मतों 100 के कि डाले गए के 10%। तो इसका 10% इकाई के बाद पॉइंट लगा दो 9, यानी 9 वोट अवैध हो गए। 10% की परिभाषा यही है ना, इकाई के बाद दशमलव लगा दो। 9 वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए, वैध माने वैलिड है, माने गए, तो 9 कम कर दो इसमें, 81 तो फिर भी माने गए। ठीक है, अब आगे बढ़ो सवाल में। आगे लिखा सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54%। ये 54% जो निकालना है वो कुल का निकालना है कि डले का निकालना है कि वैध का निकालना है, वैध का। अगर वैध का 54% जीतने वाले को मिले तो 54 हारने वाले को कितने परसेंट हो गए। अगर हम कहें कि विनर को 54% मिले तो हारने वाले को 46% मिले कि नहीं मिले, मिले। अगर विनर को हम कहें विनर को मिले 54% तो लूजर को 46 मिले, यानी कितने परसेंट का अंतर है, 8% का अंतर है। तो हम कहेंगे जो 81 का 8% है ना, 81 का 8% वो ये दिया है 1620। गलत कह रहे हैं क्या हम, 8% का अंतर, 81 का 8% निकालोगे इतने वोटों का अंतर है, और वो कह रहा 1620 वोटों का अंतर है। तो हम कह रहे हैं 81 का जो 8% है वो कितने के बराबर है, 1600 के बराबर है। 81 का 8% 1600 के बराबर है। पूछा क्या है तुमसे, मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे, तो कुल तो 100 थे। अगर वो ये पूछ लेता कि डाले गए वोट कितने थे तो यहाँ 90 लिखते, वो कहता वैध मत कितने थे तो 81 लिखते, लेकिन वो पूछ रहा कुल वोट कितने हैं तो यहाँ 100 लिखोगे, 1620, सॉरी यहाँ पे 1620 है, तो कुल वोट 100 है, तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे, ऐसे, तो इसका गुणा इसमें होना है और इसका गुणा होना है इसमें, आंसर आ जाएगा। जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ कि 1620 इंटू 100 और बटे में आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा 81 इंटू 8 और बटे में 100 से घूम के ऊपर गए 100। इसको जब काटा पीटी करोगे तो देख लेना 25,000 आ रहा होगा, है ना, चेक करके देख लो यही आ रहा है क्या 25,000। ठीक, 81 से 2 बार तो ये कटे जाएंगे नहीं, हाँ 2 बार, और 8 से ये कटे जाएंगे, 8 दूनी 16, 4 8 45, 25 दूनी 25 दूनी गलत कट रहा है क्या, ठीक ठीक कह रहा है ये 8 से थोड़ी का 4 से कटे ना, तो 2 बार जी 50 सही तो है। अब सही है या फिर वो 20 काट के दे 200 सही, काट लेना अपने हिसाब से। तो सवाल देखिए, सवाल में क्या लिखा, सन्नी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 नंबर से फेल हो गया, उसको चाहिए थे 36%, नंबर आए 24% और 9 नंबर से फेल हो गया। 2 तरीके हैं करने के, या तो डायरेक्ट ही सोच लो कि 36% चाहिए थे, 24% आए तो कितने परसेंट कम रह गए, 12% कम रह गए, यानी वो फेल हो गया, 12% कम नंबर आए, और 12% नंबर आने का मतलब है 9 नंबर आना, 12% माने 9 नंबर, 12% का अंतर मतलब 9 नंबर का अंतर, तो 12% माने 9 नंबर, तो 100% माने पूरा पेपर तो 100% का होता है, तो 100% माने कितने नंबर, इसका इसमें आंसर आएगा 9 इंटू 100 बटे में 12, 4 तिया 12, 25 बार जे कटे, 3 तिरका 9, तो आंसर आएगा 75। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका तुम कहोगे भाई साहब 100 मान के कर दो, वो भी सही है, वो भी जेई है, ज़्यादा अंतर नहीं आता, जेई वो है। एग्जैक्ट मान केवल एक जगह दिख रहा तुम्हें, 9 नंबर से फेल हुआ, हमने माना कि नंबर पूर्णांक 100 है, अगर पूर्णांक 100 था तो वो कह रहा 36% पासिंग कितनी है, 36% में पास हो जाएंगे, यानी 36 नंबर चाहिए 100 में से 36 चाहिए, और आए हैं कितने 24,
लेकिन आए हैं कितने 24, लेकिन आए हैं नंबर मिले, अंक मिले कितने हैं, अंक मिले हैं 24। तो तुम क्या कहोगे कितने नंबर से फेल हुआ 12। तुम कहोगे भाई साहब 12 नंबर से फेल हुआ, तो हमें 12 जो आ रहा है वो इनके कितने के बराबर है 9 के। अगर 12 9 के बराबर है, 12 नंबर 9 के बराबर है, तो पूर्णांक है 100 का 100 कितने के बराबर है, इसका इसमें और इसका इसमें। आंसर आएगा 9 × 100 और बटे में हो जाएंगे 12। तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 3 त्रिका 9 और 25 से 75। तो आंसर है इसका 75। ऐसे भी हो जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, उससे एक ही बात है वो तो। ठीक है, सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखो, अगले सवाल को कैसे करें अपन। अगले सवाल में लिखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक मिले। ध्यान से सुनना, एक छात्र को 30% अंक मिले और 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरे छात्र को 42% अंक मिले और वो पास होने से ज़्यादा नंबर ले आया 43 नंबर। तो हम कहें जे 45 नंबर कम लेके आया, जे 45 नंबर ज़्यादा लेके आया, तो दोनों के नंबरों का कितना अंतर है 90 नंबर का अंतर है। एक तो पास होने से 45 कम लाया, एक पास होने से 45 ज़्यादा लाया, तो 45 से 45 तक की दूरी 90 हो जाएगी। तो 90 नंबर का अंतर है। तो 90 नंबर का जो अंतर है, 90 अंकों का जो अंतर है वो परसेंट में देखो। एक छात्र को 30% अंक मिले और दूसरे को 42% अंक मिले, तो परसेंट में कितने का अंतर है 12। तो 12% माने 90 नंबर है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई। अगर 12% माने 90 नंबर है तो 100% माने पूरा पेपर हो जाएगा। पूरा पेपर 100% का 100% माने कितने नंबर हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। आंसर आएगा 90 × 100 बटे में 12। 4 तिया 12, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9। तो ये आ गया 750 नंबर का पेपर है। 750 नंबर का पेपर है और एक बच्चे को 30% मिले, तो 750 का 30%। तुम कहोगे हमें नहीं पता, हमें तो 10% पता, 75 होता है। इकाई के अंक के बाद दशमलव, इकाई के अंक के बाद दशमलव 75 होता है 10%, तो 30% 3 गुना कर दो। 75 तिया 225, तो 225 आए उसके, लेकिन पास नहीं हो पाया। 30% मतलब 225 आए उसके, 30% माने 225 आए, लेकिन पास नहीं हो पाया। 45 नंबर से फेल हुआ, यानी 45 और चाहिए उसको, तो 270 पे पास हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस सवाल को अपन ऐसे कर सकते हैं। आ रही समझ में। या फिर तुम इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते, 270 पासिंग चाहिए और ये क्या हो जाएगा, ये आगे बात समझ में। इसको हम मिटा दें, पूर्णांक 750, इसको हम मिटा रहे हैं। इसी सवाल को देखो, अगर मान लो इसमें ऐसे लिख दे, वो एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वो 45 नंबर से फेल हो गया, तो तुम ऐसे लिख दो भाई साहब 30% नंबर आए उसके और प्लस कर दो 45, तो ये पासिंग हो जाएगा, पास हो जाएगा। और वो कह रहा है एक क्या है 42% और वो 45 ज़्यादा ले आया, तो तुम कहोगे एक क्या है 42% माइनस कर दो 45, तो ये भी पासिंग नंबर है, ये भी बॉर्डर पे है एकदम पासिंग नंबर, बिल्कुल पासिंग है जी। और जे भी पासिंग नंबर है। 42% में से 45 घटा दो या 30% में 45 जोड़ दो, दो ही बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो बराबर कर दो यहाँ। अब याद रखना एक बात को कि परसेंट में परसेंट घटेगा और नंबर में नंबर, तो हम यहाँ ले गए 30% को उस तरफ ले गए, तो 42 में से 30 का कितने बचे 12 बचे, तो 12% यहाँ हो गया। और 45 को ले आओ इस तरफ, तो 45 में 45 जोड़ दो तो 90। तो तुम कहोगे 12% माने 90 नंबर हो रहा है, वही आ गए बात, घूम फिर के पहुँचे तो वही है। तो 12% माने अगर 90 नंबर हो रहे तो 100% माने कितने नंबर हो रहे, ऐसे पता कर लो तुम, वहीं पहुँच गए घूम के। तो एक चीज़ समझना ध्यान से, अगर हम कहें 50 है, 50 में अगर हम कहें कि तुम्हें 10% बढ़ाना है, 10% 50 में बढ़ाना है, तो कैसे करोगे। तुम कहोगे भाई साहब 10% 5 होता है, 55 हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक तरीका ये भी है कि 50 का 100% 50 खुद है और 10% बढ़ाना है, तो एक काम करो डायरेक्ट निकाल लो 50 का 110% डायरेक्ट। तो 50 का अगर तुम 110% निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक बढ़ के आ जाएगा 55। नहीं तो ऐसे करो 50 का 10% पहले निकालो, फिर जो आएगा उसे जोड़ दो। आ रही बात समझ में। अगर हम कहते हैं कि 50 में 10% कम करना है, तो तुम कहोगे भाई साहब 50 का 100% तो 50 ही होता है
और 10% कम करना है तो 100% निकालोगे तो 50 खुद ही आ जाएगा, लेकिन 10% कम करना है तो 100% ना निकाल के 90% निकालो इसका। तो 50 का कितना निकालना होगा, 90%, या फिर 10% निकाल के कम कर लो। तो 50 का 90% करोगे तो 45 आएगा, और अगर 50 का 10% करोगे 5 और 5 कर दोगे कम तो भी 45 आएगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे कि एक सवाल होता है, पेपर में एक सवाल आता है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, ऐसी आता है, हर साल 10% बढ़ती है जनसंख्या, 3 साल बाद या 2 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी। क्वेश्चन समझते जाना। पहला क्वेश्चन कैसा है, 10,000 जनसंख्या है वर्तमान में, हर साल 10% बढ़ती है, 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, तो तुम कैसे करोगे इसमें, तुम कहोगे भाई साहब अच्छा 10,000 है तो 10% बढ़ी तो एक साल में 110% हो गई, एक साल की। अब जो भी जे आएगा उसका फिर से 110% कर दो, 2 साल की हो गई, फिर उसका 110% कर दो, 3 साल की हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में अगर वो कह दे कि 10,000 है वर्तमान में, और वो कह दे कि 3 साल पहले क्या थी, हाँ, अब अगर 3 साल पहले की निकालना है, वो कह रहा 10% बढ़ती है हर साल, तो अगर तुम इसको ऐसे करोगे कि 10% बढ़ रही हो, अभी वर्तमान में जो है 3 साल पहले की चाहिए हमें, और तुम सोचो कि 10% बढ़ रही, तो एक काम करो 90% लिख दें अगर यहाँ, तो सवाल हो जाएगा गलत। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते 90%। तुम सोचो 10% बढ़ रही ना, अभी 10,000 है तो 3 साल पहले 90% कम कर लो, तीन बार में, कम गलत हो जाएगा। तुम्हें कैसे करना होगा इस सवाल को, तुम्हें मानना होगा 3 साल पहले x थी, तुम करोगे x में 10% बढ़ी सो 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, और बढ़ के आज ये बराबर आएगा किसके, 10,000 के। तो फिर यहाँ से जो x का मान निकलेगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। बात समझ में आ रही। एक सवाल ऐसा भी आता है जो जनसंख्या पे नहीं होता है, वो होता है मशीन का सवाल। वो कहता है सवाल में कि एक मशीन हमने शोरूम से खरीदी और 3 साल बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। अगर हर साल 10% उसका मूल्यन होता है, अब मूल्यन होता है। जनसंख्या के अधिकांश सवाल बढ़ने पे आते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन अगर ध्यान देना, अगर उसमें कम लिखा है, जनसंख्या कम हो रही, तो ऐसे ही करोगे। और मशीन कभी बढ़ती नहीं है, मशीन का मूल्य। तुम शोरूम से मोबाइल खरीद के ले आए 20,000 का, तो अब उसको 1 महीने बाद बेचोगे तो क्या 21,000 का बिकेगा। कार खरीद के ले आए 6 लाख की, 1 साल बाद बेचोगे तो क्या 8 लाख की बेचेगी, नहीं। लेकिन मान लो तुम्हें गांव की जनसंख्या आज 1,000 है, तो ये बात पक्की है कि हो सकता है 6 महीने बाद उसकी जनसंख्या कम होने की जगह बढ़ ही जाए। बहुत कम चांस है कि कम होगी जनसंख्या, बहुत कम चांस है, बहुत कम। तो देख लेना, जनसंख्या पर अधिकांश सवाल बढ़ने के होते हैं, और मशीन तो हमेशा घटती ही है। तो कैसे करोगे, इसमें 1,000 लिखोगे, 10,000 लिखोगे, 10% अवमूल्यन हुआ, तो 1 साल में बचा 90%। मान लो तुमने बेच दी तो अच्छी बात है, नहीं बेची तो इस पूरे मूल्य का फिर से 90% होगा, 2 साल में हो जाएगा जी। नहीं बेची तो इस पूरे मूल्य का, तो 2 साल का हो गया, वो होगा फिर से 90/100, 3 साल में इतना मूल्य हो जाएगा उसका। आ रही बात समझ में। और अगर वो ये कह दे कि वर्तमान में इतना है, सॉरी ये 3 साल बाद हो जाएगा जी, 3 साल बाद का किया है ये सवाल। अगर मुझे सवाल में कह दे कि 10,000 मूल्य अभी है, तो बताओ 3 साल पहले क्या था। तो इस सवाल में तुम्हें x मानना पड़ेगा। इसी पे मत कर देना कि 110 कर दें। पहले का कभी भी पूछे तो सावधानी रखना, x मानना पड़ेगा पहले का। तो x करके तुम इसमें 90/100, 90/100, 90/100 करके बराबर में क्या रख दोगे, 10,000। इस बात की सावधानी रखना है पहले वाले सवाल में। बाद वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उसी में 90/100, 90/100 करके बढ़ के जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा अभी वर्तमान में जी पहले क्या था, तो पहले x मान के उसमें 90% कम हो गया आया आज जी 10,000। ये मत करना कि 10,000 पे 110 कर दो, उल्टा करके बढ़ा दो, गलत हो जाएगा वो। तो ये सवाल याद रखना, या तो जनसंख्या वाला या मशीन वाला, इस तरह से पूछा जाता है। जनसंख्या आमतौर पर बढ़ती है और मशीन आमतौर पर मशीन का मूल्य कम होता है अगर शोरूम से कोई चीज़ आई है। तो सवाल देखना, सवाल क्या है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई और बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया, तो रमेश को कितने % का लाभ या कितने % की हानि हो गई।
तो सवाल में परसेंट में वृद्धि दी है और परसेंटेज में कमी दी है और परसेंटेज में उत्तर पूछ रहा है कि फाइनल परसेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल का टाइप सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। परसेंट में वृद्धि कर देगा, परसेंट में कमी कर देगा और फिर परसेंटेज में अंतर पूछेगा, बताओ कितने परसेंट का अंतर बैठ रहा है। अब फाइनल क्या अंतर, फाइनल क्या प्रभाव पड़ा, प्रभावी प्रतिशत क्या है, प्रभावी प्रतिशत पूछेगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनल परसेंट पर। एक अगला सवाल भी ऐसा ही इसी टाइप का, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी और फिर खपत में 10% की वृद्धि कर दी, खपत में 10% वृद्धि कर दी, तो बताओ कितने परसेंट का राजस्व में कितने परसेंट का अंतर आएगा। मतलब कमी और वृद्धि, या हो सकता है दोनों जगह कमी हो या हो सकता है दोनों जगह वृद्धि हो, परसेंटेज में उत्तर पूछ ले, परसेंटेज में पूछ ले। तो तुम्हें क्या करना है ऐसे सवाल में, पहले सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें 100 लिखना है, इसको करने की ये ट्रिक है। और फिर इसमें 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20% बढ़ाओ 120। अब 120%, जब तुमने 20% बढ़ा दिया इसमें, तो फिर तुम्हें क्या करना है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया, तो अब इसका 10% कितना, 12, 20% है 24, तो 24 कर दो कम 120 में, तो 96 हो जाएगा। तो 100 से 96 कितने की कमी हुई, 4, तो कमी 4% हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 की कमी कहाँ से हुई, 100 से, तो 4/100 × 100 करोगे तो 100 से 100 तो कटे नहीं है, तो 100 से 4 की कमी यानी 100 से 4% की कमी हो गई, तो 4% की कमी। अगले सवाल को भी ऐसी करेंगे हम। अगले सवाल में कैसे करेंगे, देखो 10% की कमी तो 100 लिख लो पहले, 10% की कमी तो 90 हो जाएगा, और फिर 10% की वृद्धि, तो 90 का 10% 9 होता है, तो 99 हो जाएगा, तो 100 से 99 हो गए, तो कमी कितने की हुई, 1% की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सरल सवाल है। इसमें और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं वो देखो, इसमें और इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि वो कह दे सवाल में, ध्यान से सुनना क्या कह दे सवाल में, वो कह दे जैसे मान लो एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या में, बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी, 10% कमी, तो बताओ उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कोई सा भी हो, चाहे वक्र पृष्ठ का हो, चाहे वक्र हो, चाहे संपूर्ण हो, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, कितने % का अंतर आएगा, या फिर वो पूछे आयतन में क्या अंतर आएगा। तो क्षेत्रफल कोई सा भी बना रहा है, चाहे बेलन का, चाहे शंकु का, चाहे छिन्नक का, चाहे आयत का, चाहे वर्ग का, चाहे किसी का क्षेत्रफल बना रहा है, तुम्हें 2 बार करना है, और आयतन किसी का भी बना रहा है तुम्हें 3 बार करना है, चाहे बेलन का, चाहे शंकु का, चाहे घनाभ का, चाहे घन का, चाहे छिन्नक का, तुम्हें 3 बार करना है। क्या करना है 3 बार, तो पहले क्षेत्रफल के लिए देखो, तुम लिखोगे 100, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, वो कह रहा है 10% की वृद्धि, तो पहले बार में 110, फिर वो कह रहा है 10% की कमी, तो 11 की कमी कर दो, 110 का 10% 11 है, 11 की कमी कर दो 99, तो 100 से 99 कमी हुई कि वृद्धि, कमी हुई, तो कमी कितनी की हुई, 1 की, तो हमारा आंसर होगा कमी 1% की। ठीक है। और अगर कभी यही सवाल आयतन में पूछ ले कि आयतन में क्या % का अंतर आएगा, तो 100 तो लिखना ही है, 100 लिखने के बाद तुम्हें 3 बार करना है, तो 3 बार करोगे, तुम कहोगे भाई साहब 3 बार तो कर दें, लेकिन जी तो 2 ही दिए, तो किसी एक को 2 बार लेना है। अब किसे 2 बार लेना है, तो याद रखना त्रिज्या को 2 बार लेना है, त्रिज्या 2 बार लेना है, और ऊंचाई कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है। तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो पहले 110 और फिर 10% इसका 11 होता है, तो 11 121 हो जाएगा। और अब 10% कम करना है, तो 12.1 कम करना है, कितने में से कम करना है, 121 में से 12.1 कम करना है, क्योंकि इसका 10% 12.1 है, तो क्या आएगा 108.9। तो तुम कहोगे 100 से 108 होगा, तो अभी भी वृद्धि है, तो तुम कहोगे इसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 8.9, यानी इसका आयतन में वृद्धि कितनी है, 8.9% की। तो आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार, याद रखना इस चीज़ को। और मान लो हम घन दे दें, घन, तो घन में तो त्रिज्या होती नहीं है, तो अगर घन की भुजा दे दे और वो का क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो 2 बार करना है वही, और आयतन पूछ ले तो उसी भुजा को 3 बार करना है, उसी भुजा को 3 बार करना है। तो याद रखना आयतन 3 बार, क्षेत्रफल 2 बार। इंपॉर्टेंट सवाल है, जे ऐसे ही होता है। देखो इसी चीज़ को अगर 2D में पूछ ले, आयत पूछ ले, आयत में सवाल आयत ही की दी हमने, जो बना दिए। अगर वो सवाल ऐसे कह दे कि आयत है,
आयत। वो कहते हैं आयत में तो दो चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई। वो कहते हैं लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 10% की या 5% की कमी हो गई, ऐसे कहेगा। तो बताओ इसमें आयतन नहीं पूछेगा, वो आयतन होते ही नहीं है 2D में, 3D में होता है आयतन, केवल बेलन शंकु छिन्नक में हो सकता है। तो इसमें क्षेत्रफल ही पूछने का अधिकार उसे, वो कहेगा क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो 2 बार करना है बस, 100 लिख लो, 100 लिखने के बाद क्या करोगे, 10% की वृद्धि तो 110 हो जाएगा, और 5% होता है, 10% 11 है, तो 5% 11 के आधे 5.5 कम कर दो 110 में, 110 में 5.5 कम कर दो, तो 110 में 5 कम करोगे 106, तो 106 में पॉइंट और कम कर दो 5, तो 105.5 आएगा, सही है। तो तुम कहोगे भाई साहब अभी वृद्धि है, कितने की वृद्धि है, 5.5 की वृद्धि है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये वृद्धि है 5.5 की। यहाँ से नाप लेंगे 100 से, यहाँ आ रही बात समझ में। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये।